फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो डियर, यहाँ पे जो है हमारा जो जेटेट का जो सिलेबस है अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन ये नियर अबाउट ये हो सकता है कि 6 to 8 का जो सिलेबस है, सिलेबस सेम रहेगा 6 to 8 का, लेकिन उसका लेवल हाई रहेगा। मतलब हम लोग जो सीटेट वाला सिलेबस है उसको लेके चल सकते हैं। तो सबसे बेटर ये रहेगा कि हम लोग 6 to 8 के एनसीईआरटी का बुक को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करें। तो यहाँ पे जो है हम लोग का चैप्टर वाइज डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट किया और एक एक चैप्टर को हम लोग एक दिन में डिस्कस करते हैं और साथ में जो है हम लोग उसका एमसीक्यू भी करते हैं। तो आज का क्लास जो है ये हम लोगों का एमसीक्यू का क्लास है, जिसमें हम लोग क्लास 4 का, ठीक है ना, क्लास 4 का चैप्टर जो है हिस्ट्री का जो है उसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आपका हिस्ट्री का जो है आपका क्लास 6 का जितने भी चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 8। तो जैसे आपको भी पता होगा कि वेदों की संख्या जो है ये 4 है, ठीक है, सॉरी ये 3। वेदों की संख्या कितना है? ये वेदों की संख्या आपका 4 है। नेक्स्ट है आपका, आर्य लोग यज्ञों में किसके आहुतियाँ देते थे? घी की, अनाज की, जानवरों की। तो देखिए इन सभी चीज़ों की जो है आपका आर्य लोग जो है यज्ञ की आहुतियाँ देते थे। देखिए हम लोग जब चैप्टर डिस्कस किए ना बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना वेद क्या है? तो देखिए 4 वेद में ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। अर्थवेद का संबंध जो रहता है ये आपका जादू टोना से रहता है, सामवेद का संगीत से रहता है, ऋग्वेद जो रहता है ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है, और यजुर्वेद का संबंध जो रहता है ये आपका यज्ञ से होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद है। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितना मंडल है? तो याद रखिएगा 10 मंडल है। कितना आपका, ठीक है। तो इसमें से ऋग्वेद का जो है हम लोग एक मतलब कि एक क्लास ही इसमें हम लोग लिए हैं जिसमें हम लोग ऋग्वेद से पूरा एक एक चीज़ को डिस्कस किए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले। याद रखिएगा आंसर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? पुरु कहलाते थे, आर्य कहलाते थे, भरत कहलाते थे, या सभी। तो वो लोग जो है आर्य कहलाते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? दोहे, प्रार्थनाएं, सूक्त और छंद। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता है? पुरोहित करता है, ऋषि करता है, संत करता है, यह सभी करता है। तो याद रखिएगा पुरोहित करता है। नेक्स्ट है, वेद किस भाषा में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में, हिंदी में, प्राकृत में, अंग्रेजी में। तो याद रखिएगा वैदिक संस्कृत में वेद जो है लिखा गया। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? लड़ाई में रथ खींचने के लिए, घोड़सवारी करने के लिए, पोलो खेलने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो लड़ाई में रथ खींचने के लिए जो है ऋग वैदिक काल में घोड़ों को काम में लाया जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? संस्कृत, द्रविड़, आर्य। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? भारतीय, यूरोपीय। नेक्स्ट है, द्रविड़। तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक और भारतीय। तो ये आपका भारत यूरोपीय जो है भाषाएं हैं। नेक्स्ट है आपका कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? संस्कृत, उड़िया, बंगाली। तो आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम जो है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, संस्कृत जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो ये आपका भारतीय यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। नेक्स्ट है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? आर्य की, द्रविड़ की, संस्कृत और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की बोली जाती है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे झारखंड में जो है ना 2 भाषा बोला जाता है, जैसे एक द्रविड़ आता है, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक आता है। तो देखिए जो अधिकतर भाषा होती है ना और अधिकतर जनजाति होती है ना ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है। और सिर्फ 2 ऐसा जनजाति है, ठीक है, एक होता है आपका उड़ाव होता है और एक आता है पहाड़िया आता है, ठीक है। पहाड़िया में माल पहाड़िया हो गया, सौरी पहाड़िया हो गया, ये सब। तो उड़ाव की जो भाषा है ना ये
आपका कुड्डुक है, और पहाड़िया की जो भाषा होती है ना ये आपका मालतो है। ठीक है, तो बस ये दो भाषा परिवार जो है और ये दो जनजाति है ना, ये सिर्फ द्रविड़ भाषा में आता है, भाषा परिवार में। इसके अलावा कोई भी हमें जनजाति देखने को मिलती है या कोई भी भाषा देखने को मिलती है कुड्डुक और मालतो को छोड़कर, ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आती है। इसलिए झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो है आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं जो है बोली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? विश्वामित्र का, द्रोणाचार्य का, दधीची का या मातंग का? तो आंसर हो जाएगा आपका विश्वामित्र का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकांक उपयुक्त। तो चरक ने जो है चरक संहिता लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया? गंगा यमुना, सतलुज व्यास, रावी चेनाब, झेलम सिंधु। तो याद रखिएगा सतलुज व्यास यानी सभी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन नदियों को जो है देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुआ मतलब इसकी रचना की गई थी? चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए? अच्छा, ये चरक के जन्म का बात किया गया है, सॉरी थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। ये चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए? 25 साल पहले, 2000 साल पहले और 2200 साल पहले। आंसर हो जाएगा इसका आपका 2000 साल पहले। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया जा गया है? पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र, किसान और पशुपालक, शिल्पकार और चित्रकार। तो देखिए पुरोहित और राजा, आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जन और विष। तो पूरे समुदाय के लिए जो है जन और विष ये दोनों शब्द का जो है वैदिक काल में जो है जनता के लिए या पूरे समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है चरक थे एक प्रश्न, चरक कौन थे? ऋषि थे, वेद थे, राजा थे? तो ये जो चरक जो थे ना एक वेद थे। नेक्स्ट है आपका जिसने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट है महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? 2000 साल पहले, 25 साल पहले, 3000 साल पहले या 3500 साल पहले? तो याद रखिएगा 3000 साल पहले, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महापाषाण कब्रें कब बनने आरंभ हुई? लगभग 4000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले। तो याद रखिएगा लगभग 3000 साल पहले जो है महापाषाण कब्रें जो है बनना आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है आपका चरक कौन थे? एक महान वेद थे। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये एक महान वेद थे। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था? तो जैसे कि अभी हम लोग ये डिस्कस कर चाहिए, जन या विष कहा जाता था। ठीक है, तो चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक ने की थी। चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। नेक्स्ट है आपका चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? 206, 360, 500, 600। तो इन्होंने 360 हड्डियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक पुरोहित को क्या कार्य था? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, समाज में व्यवस्था स्थापित करना, मृतकों को दफनाना। तो यह आपका उपयोग सभी। तो यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना जो है ऋग्वेदिक पुरोहित का कार्य था। नेक्स्ट है आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो ये आपको पता होगा कि अभी आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर की रचना जो है 206 है, लेकिन आपका चरक के अनुसार 360 था। नेक्स्ट है ऋग्वेद की भाषा क्या है? हिंदी है, वैदिक संस्कृत है, तमिल है? तो याद रखिएगा पाक वैदिक संस्कृत है। नेक्स्ट है चीन ने लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? लेखन कला के 2000 साल पहले, 25 साल, 3000। तो याद रखिएगा 3500 साल पहले। नेक्स्ट से निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? अग्नि, इंद्र, मूषक। तो मूषक जो है ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया 150 वर्ष पहले, 500 वर्ष, 600 वर्ष, 700 वर्ष? तो याद रखिएगा 150 वर्ष पहले। तो डियर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्लास 3 तक जो है चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो डियर आज की क्लास में जो है हम लोग सोशल साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका सोशल साइंस का, इसके अलावा सोशल साइंस में ऐसे क्वेश्चन जो कि आपका सीटेट में पूछे जाते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है? पहला ये है कि जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा।
दूसरा है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तीसरा है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। और चौथा है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना आंसर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो जनजातीय समूह था ना, ये अपने जो भी दस्तावेज है या रीति रिवाज है उसको मौखिक तरीके से रखा गया था। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे कि पिता जो है पुत्र को बताता है और पुत्र जो है अपने पुत्र को बताएगा, तो इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसकी जो आपका दस्तावेज होती है या जो भी रीति रिवाज है वो चलती आ रही है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का बुक में पूरी तरीके से ये आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वो सरकार बना सकती है। दूसरा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो क्या है, कूट में ए और बी दोनों गलत है, या केवल ए सही है या केवल बी सही है। ठीक है, ए बी दोनों सही है। तो देखिए इसमें क्या है आपका कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वो ऐसा नहीं है, अगर संसदीय सदस्य कम है तो वो कैसे सरकार बना सकती है। जैसे कि आपको पता है जितना ज़्यादा संसदीय सदस्य होगी वही जो है सरकार बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे आपको पता है संसद के अंग कितना होता है, 3 अंग होता है। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका केवल सी, यानी आंसर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। गृह मंत्री, राज्यपाल और दूसरा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए ये जो राज्यपाल होता है ना, इसको जो है हम लोग आपका भारत राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए। ये भी हम लोग एनसीईआरटी का बुक में डिस्कस किए हैं। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा पौधे और खनिज, तीसरा है स्लेट और चौथा पशु अंकों के अवशेष। तो देखिए पौधों और खनिज, ठीक है, जो नेचुरल चीज़ होती है ना उससे अजंता गुफा को भरने के लिए उन चीज़ों का जो है आपका इस्तेमाल किया गया है। तो आंसर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। पहला है आपका धम्म, अहिंसा, संघ और आपका बुद्ध। तो देखिए ये जो अहिंसा है ये आपका त्रिरत्न, जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग जो है 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मछली पकड़ने का अधिकार। तो इसमें देख लिया आप कि कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे, तो वो आपका मछली पालन का अधिकार के लिए संगठित हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। पहला है आपका कि राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार, दूसरा है पाल, चोल, गुर्जर, प्रतिहार, तीसरा है चोल, राष्ट्रकूट, पाल और चौथा है पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये जो है हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और जो कि आपका एनसीईआरटी का ही बुक में दिया हुआ है। और ये क्या है आपका राष्ट्रकूट है, पाल, गुर्जर है और प्रतिहार है। ठीक है ना, पाल है और गुर्जर प्रतिहार है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार का जो है आपका जीत हुआ था। ठीक है ना, तीनों में जो है जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, इसमें जो है गुर्जर प्रतिहार का जीत हुआ था। तो राष्ट्रकूट है, पाल है और गुर्जर प्रतिहार है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। साक्षी है, भीमबेटका है, अमरावती और बाग है। तो याद रखिएगा भीमबेटका है। ठीक है ना, ये एक स्थल जो है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, भीमबेटका। नेक्स्ट है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है, समुद्री गुफा कहा जाता है, हिमोर कहा जाता है और आपका ल्योस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, तो हिमोर कहा जाता है, याद रखिएगा। हिम्मत के जो निष्पेषण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमोर कहते हैं। हम लोग सारा आपका एनसीईआरटी का चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पार्ट वाइज एक चैप्टर को डिस्कस किया गया है। और डियर अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप
व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग जितनी भी आपका PDF फाइल है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1947 में, 1947 में, या 26 नवंबर 1999, या 26 नवंबर 1950। तो याद रखिएगा पहली बार जो है 26 नवंबर 1949 में जो है अपना 49 में भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 में जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला, इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। दूसरा, ये सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। तीसरा, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। और चौथा है आपका ये नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में, तो वीर शैव आंदोलन में क्या था कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है आपका। नेक्स्ट है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के काल के लिए चुना जाता है। तो ग्राम पंचायत कितने काल के लिए चुना जाता है। पहला ऑप्शन तो है 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा 3 है और चौथा 6 है। तो याद रखिएगा 5 साल के लिए जो है आपका चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है, घाटी से मैदान की ओर बहती है, स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती है, समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती है, या पठार से मैदान की ओर बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे समुद्र से जो है इसको हम बार बार ना समुद्र से समुद्र बोल रहे हैं, ये दोनों मिक्सअप करके हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती है, ठीक है ना। तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें, पता आर्द्र क्या होता है। तो जो पानी जो रहता है ना, जो आपका भाप जो रहता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग आर्द्र कहते हैं। तो ये जो आपका स्थल से समुद्र की ओर जो है पवनें बहती हैं। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ अतीत की स्मृति शेष और अवशेष मिलते हैं, जहाँ उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। नेक्स्ट है इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उसको हम लोग ऐतिहासिक स्थल कहते हैं, ठीक है। यानी जो अतीत की जो स्मृति और जो बचा खुचा चीज़ जो मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाता है। देखिए ये जो है हम आपको अच्छे से डिस्कस कराए हैं, और ये जो आपका NCERT में थोड़ा सा दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आता है यहीं से आता है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर आता है। तो पहला ऑप्शन तो समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, ब्रह्मंडल हो गया, ब्रह्मंडल आयु हो गया, ब्रह्मंडल हो गया। तो याद रखिएगा ये जो उल्का पिंड है ना, ये आपका मध्य मंडल में जो है जलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, वास्तविक संसाधन और संभाव संसाधन, नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि वितरण के आधार पर हम लोग संसाधन को जो है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के आधार पर जो हम लोग वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो याद रखिएगा समानता का अधिकार, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी हम लोग कहते हैं। तो भारत में जो अस्पृश्यता जो प्रथा है ना, इससे जो है हम लोग जो राइट टू इक्वालिटी की हर किसी को आपका एक समान अधिकार है, इस चीज़ का हम लोग उल्लंघन करते हैं। जैसे कि अगर कोई बोला जाए कि मंदिर में जो है मुस्लिम को नहीं घुसना चाहिए, तो इससे क्या होता है राइट टू इक्वालिटी जो रहेगा आपका भंग होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। आंसर 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को, अटॉर्नी जनरल को, भारत के राष्ट्रपति को या संसद को? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, न्यायपालिका को। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक जो है हम लोग किसको मानते हैं? तो न्यायपालिका को मानते हैं। तो डियर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। ये आपका सीरीज़ चल रहा, तो ये सीरीज़ का फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर ये जितने भी चीज़ें हम कर रहे हैं ये एनसीईआरटी का पूरा एमसीक्यू रहेगा आपका क्लास 6 to और 8 का, और साथ में जो है हम लोग एमसीक्यू जो है 6 to 8 का एमसीक्यू के साथ साथ जो है हम लोग ये चैप्टर भी जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ लीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो डियर हम लोग सोशल साइंस पैडालॉजी का एक सीरीज़ चला रहे हैं, और इस सीरीज़ में सोशल साइंस पैडालॉजी से जितने भी आपका क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन कीजिए इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल से लेके उससे भी ऊपर तक का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है आपका पैडालॉजी पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड सीरीज़ है। फर्स्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका लोकतंत्र के संबंध में गलत है? यहाँ गलत है बोला है मतलब नेगेटिव क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो पहला तो देखिए कि लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। दूसरा है लोकतंत्र में लोग किए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं। तीसरा है लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने का छूट है। और चौथा है आपका लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। तो जैसे कि सारे स्टेटमेंट में देखें हमें नेगेटिव सेंटेंस बोला है और हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है। तो जैसे कि आपको पता है कि लोकतंत्र में जो है अगर सरकार कोई प्रश्न कोई निर्णय लेता है तो उस पर जो है जनता प्रश्न उठा सकता है, ठीक है ना। और दूसरा ये है ना कि लोकतंत्र में नागरिक जो होते हैं ना ये अपने पसंद से जो है नेता चुनते हैं। जैसे कि आप अभी नरेंद्र मोदी को चुने तो आप अपने पसंद से चुने, ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी जो है जैसे कि आपका ओल्ड पेंशन सिस्टम को हटा के न्यू पेंशन सिस्टम लाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उस पर सवाल भी खड़ा किए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये जो है लोकतंत्र का ही एक हिस्सा, लोकतंत्र में यही होता है कि हम सरकार से कोई भी सवाल जो है पूछ सकते हैं। और चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो बिल्कुल सही है, नागरिक को यहाँ पे जितने भी नागरिक है, ठीक है, तो उनको स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है ना कि लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत होती है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो पहला ही स्टेटमेंट जो रहेगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भूमि उपयोग के संदर्भ में ये भी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। दूसरा है भूमि उपयोग मुख्यतः अपना स्थाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। तो पहला है ए बी दोनों गलत है, ए सही है बी गलत है, और ए गलत है लेकिन बी सही है, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है केवल भूमि उपयोग मतलब केवल कृषि और वन का उपयोग वन के लिए नहीं होता है कि, ठीक है। यहाँ पे कृषि और वन मतलब यहाँ पे आपका ये पशुपालन को तो लाया ही नहीं। और दूसरा में बोल रहा है कि अपने स्थाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 1 जनवरी 1930 और 2 अक्टूबर 1930। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है ये आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये आपका एनसीईआरटी का बुक में डिस्कस किया हुआ है 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है ना। ये शायद इस चैप्टर में है कि स्वतंत्रता जो है
वो 26 जनवरी 1950 को ही मनाया गया था। तो उसका रीज़न यही है कि इससे पहले 26 जनवरी 1930 में आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को जो है आपका 1950 में जो है हम लोग वो गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो पहला स्टेटमेंट है आपका इंग्लैंड में कैलिको उद्योग को बढ़ावा देने, यानी कैलिको मतलब होता है सूती कपड़ा। दूसरा है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करना। तीसरा है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाना। और चौथा आपका कालीकट के विद्रोही को दंड देना। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो क्या कहते हैं, क्वेश्चन हम लोग का कहाँ गया, एक मिनट। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कालिको अधिनियम पारित किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला इंग्लैंड में आपका कैलिको उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और कैलिको कपड़ों का उत्पादन करने के लिए और छापेदार सूती कपड़ों छिट के उपयोग के लिए उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। तो देखिए ये जो है ना आपका छापेदार सूती कपड़ा, जो कि महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा का ये किए थे, तो उन कपड़ों का उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए इस चीज़ का ये किया था। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशीकरण कहते हैं, पुण्य जागरण कहते हैं, महासंघ कहते हैं, व्यापारिक कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी एक दूसरे पर दूसरे देश का दबदबा से, यानी जैसे कि ब्रिटिश सरकार का जब यहाँ पे यहाँ पे वो अपना राज किए थे, तो उसके कारण यहाँ के जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आया था। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिनमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जाता है। उसको हम लोग गणतंत्रात्मक कहते हैं, संघवाद कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं या उदारवादी कहते हैं। तो जहाँ एक सरकार से ज़्यादा स्तर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको आंसर हो जाएगा आंसर बी, संघवाद। संघवाद मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट लेवल पे सरकार है, ठीक है ना, पंचायत लेवल पे है काम करते हैं, स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, सबका अपना अपना काम है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इस व्यवस्था को जो है हम लोग संघवाद स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा और बाशवत्रा द्वारा या एकनाथ द्वारा। तो याद रखिएगा रामानुज द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर बी, रामानुज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षा को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना और भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार और भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। तो देखिए हमने भूकंप के प्रकार, आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षा को बल किस पे देना चाहिए, तो भूकंप के प्रकार के बारे में बताना चाहिए कि कितने जैसे रेटिंग स्केल वहाँ पे दिया हुआ था ना कि हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े थे, इतने रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो रहेगा आप इस तरीके से आपका भूकंप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भूकंप के प्रकार को जो है हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में जब चैप्टर डिस्कस किए तो पूरी तरीके से इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी ये चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। तो पहला है चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। दूसरा, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का
वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तीसरा है समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। और चौथा है आपका चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। तो देखिए, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तरीके से सोचने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है आपको आंसर बी में देखने को मिलता है। क्योंकि पहला अगर हम देखें तो देखिए कि चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। ठीक है। दूसरा है सम्मिश्र शिक्षण ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थी को अपना वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। चौथा है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देता हो। ठीक है। आपका स्टेटमेंट जो है सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक चुनाव के दौरान अब उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझाने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। पहले, न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। दूसरा है आपका प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी संवैधानिक संरक्षणकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। तीसरा है राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना। और चौथा, विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी संवैधानिक संरक्षणकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। दूसरा है ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाए। तीसरा है आपका टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। चौथा है प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। ठीक है। तो पहला देखिए कि लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए अध्यापकों को तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। ठीक है। तो यही आंसर जो रहेगा ये आपका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है बड़े व्यापारिक घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर, चैनल की लोकप्रियता पर। तो आंसर है आपका चैनल की लोकप्रियता पर। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे। दूसरा है आपका काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें। तीसरा है परियोजना को करने के लिए उन्हें विविध स्रोत प्रदान करें। और चौथा, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, कक्षा में सहकारी शिक्षा को यानी बच्चे जो है साथ साथ पढ़े तो इसके लिए क्या करना चाहिए, छात्रों को बहस यानी ग्रुप डिस्कशन में लगाना चाहिए। इससे क्या होता है आपका सहकारी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। ये एक आनंदीय मूल्यांकन का तरीका है। ये अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, ये पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। और चौथा है ये शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर भी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। तो आंसर भी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाजीकरण विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। ए, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। पहला है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को, यहाँ पे पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे गलती से यहाँ पे समानता पर चर्चा करने का उद्देश्य
होना चाहिए। तो पहला देखिए, पहला ये है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दे को संबोधित करना। दूसरा है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। तीसरा है संविधान में प्रलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और चौथा ये समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जैसे कि ACD है, BCD है, या आपका ABC है, या ABD है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि देखिए, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। ठीक है, तो समानता पर ये भी आपका सही हो सकता है। और सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनना, ये भी सही है। और संविधान में प्रलेखित मूल्यों पर आधारित होना, ठीक है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। ABC जो है ये तीनों सही है, जैसे आंसर भी में भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। पहला तो ये है कि आपका एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। दूसरा है कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चामा दोषदर्शी होने के लिए। दूसरा है समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए। और चौथा ये समझाने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन की विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? तो ये समझाने के लिए कि जो भी मुद्दे हैं जिस पे बहस की जा रही है वो उनकी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, ये समझाने के लिए। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE जो है ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, लड़कियों लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, और मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो क्या है आपका आंसर ए हो जाएगा। इसका सुझाव दिया था विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 और इसका हम लोग MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डियर जैसे कि आपको न्यूज़ भी 2-3 पहले जो है पेपर में आप लोगों को देखने को मिल गया होगा कि इस साल जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, इसलिए हम लोगों के पास सेंड ऑफ टाइम है। अब हमें क्या करना है कि हमें जेटेट के साथ साथ जो है जेटेट मेंस की भी तैयारी करना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस आपका जो CGL वाला सिलेबस है वही जो है जेटेट मेंस का भी सिलेबस है। ठीक है, तो अगर आपके सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस है तो यहाँ पे हमें 6 to 10 का साइंस, सोशल साइंस को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करना है। इसके अलावा जो है आपका जो थर्ड पेपर रहेगा जिसको हम लोग जनरल साइंस कहते हैं, उसमें भी ये आपका सोशल साइंस से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे NCERT की बुक को बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने। तो पहला है आपका कबीलों द्वारा चुने जाने पर, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, पैतृक उत्तराधिकार द्वारा, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि अभी से पहले के 50 साल वर्ष तक पहले से, और अभी हम लोग जो सरकार चुनते हैं यानी जो शासन करते हैं उसको हम लोग चुनाव के द्वारा करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि लोग जो है बड़े बड़े यज्ञ करते थे और यज्ञ करने के बाद वो राजा बनते थे। ठीक है, तो जैसे कि अश्वमेध यज्ञ का बारे में हम लोग सुने होंगे। तो जैसे कि ये रामायण में किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था और उसमें अपने घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और वो जितने भी वो मतलब जितने भी ज़मीन पे वो चरते थे, और अगर उसे कोई रोकेगा वही रोकेगा जो कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके जो है करने के बाद जो है राजा बने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता है। अब देखिए राजा के साथ कौन युद्ध में जा सकता है। पहला तो सेनापति, दूसरा है महामंत्री, तीसरा सारथी। तो ऑब्वियसली जो उसका सारथी रहेगा वही तो उसका सहचारी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था। अब बताइए यज्ञ के अवसर पर राजा का विजय गाथा मतलब
विजय गाथा मतलब क्या हुआ, जब युद्ध में क्या होगा तो विजय हुआ होगा, तो उसके साथ कौन होगा जो कि राजा को इतने नज़दीक से देखा होगा युद्ध करते हुए, तो ऑब्वियसली वो कौन हो सकता है, तो राजा का सारथी हो सकता है। तो आंसर ए जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को, महिलाओं को, या दोनों को, या आपका बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि उसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो था आपका जो शूद्र लोग थे और जो महिलाओं लोग थे ना, उन लोगों को जो है वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था? पहला तो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, और वैश्य का, या शूद्र का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। जैसे ब्राह्मण तो पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान ये सब कराते हैं, क्षत्रिय क्या करते थे, युद्ध करते थे, लोगों की रक्षा करते थे, ठीक है। और वैश्य जो है ये जो आपका हिसाब किताब जो रखने वाला काम रहता था ये वैश्य का रहता था, ठीक है। और इसके अलावा जो शूद्र का, यानी इन लोगों को, इन तीनों वर्गों को जो सेवा प्रदान करते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, शूद्र कहते थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? वैश्य को, क्षेत्रीय को, ब्राह्मण को, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे श्रेष्ठ जो है हम लोग किसको मानते हैं, तो ब्राह्मण को माना जाता था, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना जाता था, सबसे छोटा शूद्र को माना जाता था। और इसलिए वेदों को या जो अलग अलग पूजा पाठ या अनुष्ठान होता था उसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए जन मतलब क्या होता है, लोग होता है, ठीक है। और जनपद मतलब क्या हो गया, पहला तो एक कृषक का स्थान, दूसरा जन के बसने की जगह या लोगों की पदवी, या इनमें से कोई नहीं। तो जन के बसने की जगह जो होता है उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? देखिए महाजनपद काल में क्या हुआ था ना, यहाँ पे अस्थाई कर अस्थाई सेना जो है आपका रखा गया था, और अस्थाई सेना को जो है नियमित जो है आपका वेतन दिया जाता था। अब इस वेतन को कहाँ से दिया जाएगा, तो इसके लिए जो है आपका कर लगाया गया था। तो कर जो है हर एक चीज़ पे लगाया गया था, जैसे कि अगर फसलों का उत्पादन किया जाता था तो किसानों पर कर लगाया जाता था, कारीगर जो है अगर वो उन लोगों पे जो है कर लगाया जाता, या व्यापारियों पे कर लगाया जाता था। इतना तक जो आपका वन आखट होते थे ना, यानी जो आपका जंगलों से जो आप मतलब कि जो भी चीज़ें वो लाते थे और अपने जीवन यापन करते थे, उन लोगों पे भी जो है कर लगाया जाता था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कर था ना, जहाँ इन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होता था, वो था फसलों पे लगाया गया कर। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो याद रखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे कि महाजनपद काल के समय में ही अस्थाई सेना जो है रखा जाने लगा था। नेक्स्ट है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले, लगभग 25 साल पहले, या 35 साल पहले? तो याद रखिएगा 25 साल पहले जो है महाजनपदों का उदय हुआ था। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकारी तथा खाक संग्राहक राजा को देते थे। तो मान लीजिए शिकारी है और खाक संग्राहक है, तो ये जंगल में रहते होंगे, ठीक है ना, जंगलों से शिकार करते थे, और जंगल में जो फल पेड़ पौधे फल जो होते थे तो उससे अपने जीवन यापन करते थे। तो वो लोग राजा को क्या दे सकते हैं, भेड़ बकरियाँ, ठीक है, जंगल से प्राप्त वस्तुएं, या अस्त्र शस्त्र दे सकते थे। तो यहाँ शिकारी बोला है, ठीक है। भेड़ बकरियाँ कौन हो जाएगा, जो पशुपालन कर रहा है, उसमें शिकारी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो जंगल से जो भी प्राप्त होती थी वस्तुएं, वो क्या करते थे, वो राजा को दिया करते थे उपहार के तौर में। आंसर बी हो जाएगा, या कर के तौर पर। कर, देखिए यहाँ पे हम उपहार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो पहले जो है महाजनपद काल से पहले जो था, इस समय जो है कर नहीं लगाया गया था, उसमें जो है उपहार लिया जाता था, उपहार दिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब महाजनपद काल के समय जब अस्थाई सेना का जो है यहाँ पे रखे जाने लगे और उन लोगों को नियमित जो है आपका वेतन दिया जाता था, तब यहाँ पे जो है कर लगाया जाता था। तो यहाँ पे शिकारी जो है और जो खाक संग्राहक जो वनों पे जो आश्रित भोजन होते थे उस पर वो उसके जीवन यापन होते थे, तो वो लोग जो है वो कर के रूप में क्या दे सकते थे, तो जो जंगल से प्राप्त होता था वही वो जो है राजा को दिया करते थे। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अब देखिए मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली
मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली बन गया था, तो राजधानी बन गया था। तो ये कारण ये था ना कि गंगा और सोन नदी के किनारे जो था जगह जो था वो था बहुत ही उपजाऊ जगह था, ठीक है ना, और वहाँ के जंगल था, और एक जगह जो है वो पूरा आपका जंगल से घिरा हुआ था, जिसके कारण जिससे क्या होता था कि वहाँ को मतलब कि लोहे की खदान मिल गया था, और वहाँ से लोहे से जो है बहुत सारी वस्तुएं बनाने लगे युद्ध की लड़ाई के लिए। और इसके अलावा जंगल थे, तो जंगल से बहुत सारे सामान जो है वहाँ पे उन लोगों को मिलने लगा। इसके अलावा वहाँ पे हाथी, देखिए लोग वहाँ पे हाथी भी मिलता था जंगल से, तो इन हाथी का जो है प्रशिक्षण दिया जाता था और युद्ध में शामिल किया जाता था। इसी के कारण जो था मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली राजधानी बन चुका था, ठीक है ना। तो इसकी जो पहली राजधानी थी ना, ये आपका क्या था, तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है प्रयाग और चौथा है राजगीर। तो याद रखिएगा राजगीर जो था ना ये आपका मगध की पहली राजधानी थी। बाद में जो है इसको चेंज करके क्या रखा गया था, तो ये आपका पाटलिपुत्र रखा गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अभी आधुनिक पटना कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था, मगध था, कौशल था, या आपका अवंती था, या आपका इनमें से कोई नहीं, तो मगध था जो कि सबसे बड़ा शक्तिशाली जो है जनपद बन गया था। तो हमें हमारा 16 जनपद है, ठीक है ना, 16 जनपद में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनपद मगध जनपद था, लेकिन हम लोगों को 16 जनपद के और उसकी राजधानी के बारे में याद करना है, तो इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अजात शत्रु एक शक्तिशाली शासक था। देखिए अजात शत्रु जो था ना एक शक्तिशाली शासक था, कहाँ का था, अवंती का था, कौशल का था, मगध का था, या वंजित संघ का था। तो यह मगध का था। अब देखिए ये मगध का था ना, लेकिन ये वंजित संघ में भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन पता है वंजित संघ में क्या था, और इसके लिए वो बौद्ध के पास गया था। तो बुद्ध जो है सॉरी बुद्ध के पास गया था। तो बुद्ध ने क्या कहा था कि पता है देखिए ये वंजित संघ में क्या होता था, संघ मतलब क्या होता है, संघ मतलब साथ होता है, ठीक है ना। तो ये वंजी में क्या होता था ना, जैसे कि अलग अलग राजा रहते थे, और अलग अलग राजा जो रहता था अलग अलग कार्यभार को अपना अपना क्षेत्र का कार्य को देखता था, लेकिन ये सब मिल जाता था। और किसी भी डिसीजन को जब लेना रहता था ना कि किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से अपने देश की या अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, या कोई आक्रमण करने वाला है तो उसके साथ कैसा मुकाबला करना चाहिए, तो ये सब साथ में मिलके ये डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। तो ये जिसके कारण जो है जिसके कारण आपका बुद्ध ने क्या कहा था, जब तक ये लोग साथ मिलेंगे तब तक इन लोगों को कोई नहीं हरा सकता, और इन लोगों को कोई नहीं मतलब कि इसके राज्य को कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। क्योंकि ये राजा लोग जो थे ना ये आपस में जो है आपस में जो है साथ मिल के काम किया करते थे, ठीक है। तो यही कारण था कि वज्जी संघ में वज्जी को जो है कोई हरा नहीं सकता था, ठीक है। तो आपका इसमें अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था, कहाँ का था, मगध का था, और ये वज्जी संघ में भी आक्रमण करना चाहता था, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी राजगीर। देखिए राजगीर को आधुनिक राजगीर कहते हैं अभी हम लोग, और पाटलिपुत्र को आधुनिक पटना कहते हैं, और वैशाली है, इनमें से कोई नहीं। तो मगध की पहली राजधानी हम लोग देख चुके हैं क्या था, राजगीर था, और फिर इसको चेंज करके क्या रखा गया था, पाटलिपुत्र रखा गया था, जिसको भी हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक पटना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसेडोनिया का था, मंगोलिया का था, फारस का था, ये इटली का था। अब देखिए बताइए सिकंदर जो था ना ये मैसेडोनिया का राजा था। देखिए ये ना विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए ये जो था आपका एशिया का बहुत सारा क्षेत्र को और मिस्र का बहुत सारा क्षेत्र को जो है विजय प्राप्त कर लिया था। इसके बाद ये आप मगध भारत का मगध पे इसका नज़र था, लेकिन पता है जब ये भारत का मगध पर जब आक्रमण करना चाहा तो इसका जो सेना था ना ये साफ इनकार कर दिया, बोला कि नहीं भाई हम लोग इससे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उस समय मगध के पास जो था ना ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था, इसके पास हर तरीके का युद्ध करने का सेना था, जैसे कि आपका हाथी से युद्ध होता था, फिर उसके पास लोहे के हथियार थे, हर तरीके के युद्ध करने में ये बहुत ही कौशल हो चुका था, इसके पास बहुत ही सेना जो थी बहुत ही भारी मात्रा में थी, जिसके कारण जो था आपका सिकंदर का जो सेना लोग था ना वो साफ इनकार कर दिया था। तो ये मैसेडोनिया
मैसेडोनिया, याद रखिएगा सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसेडोनिया का था। नेक्स्ट है आपका कि राजगिरी के बाद मगध की राजधानी बना, तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि राजगिरी जो था जिसको हम लोग राजगीर, अभी आधुनिक राजगीर है, और ये पहले जो था मगध की राजधानी था, लेकिन बाद में जो है इसको चेंज करके आपका पाटलिपुत्र रखा गया था। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर राजा था, अभी तो जस्ट डिस्कस किया कि मैसेडोनिया का था, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली किस राज्य की राजधानी थी, मगध की थी, अवंती की थी, अंग की थी या वडी की थी। तो ये जो थी ये आपको वडी की थी, तो याद रखिएगा कि वैशाली जो है किस राज्य की राजधानी थी, वडी की थी। नेक्स्ट है वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, यह आपका वैशाली थी। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे थे। देखिए वज्जी संघ का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता था, महाजन निकाय में, लघु निकाय में, दृग्य निकाय में। तो याद रखिएगा इसका वर्णन जो है दृग्य निकाय में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले और 2800 साल पहले। तो याद रखिएगा लगभग जो है 23 साल पहले जो है आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। अच्छा एक बात यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि वज्जी संघ और महाजनपद के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो वज्जी संघ और महाजनपद के बारे में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जैसे कि महाजनपद में एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन वज्जी संघ में क्या होता था कि यहाँ पे सारे राजा जो था, ठीक है ना, सब अपना अपना काम करता था, और ये साथ मिल के जो है किसी भी चीज़ पे जो है अगर कोई निर्णय लेना रहता था, तो सारे राज्य जो था ना, जितने भी मतलब कि राजा थे वो सब मिल के जो है वहाँ का निर्णय लिया करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये जो था आपका महाजनपद का से जो है इस तरीके से ये अलग था वज्जी संघ, ठीक है। तो डियर आज हम लोग जो है इसको क्लास 6 का चैप्टर 5 को डिस्कस इसका एमसीक्यू कर चुके हैं, और इसका जो है हम लोग एक बार चैप्टर भी डिस्कस कर लेंगे, और ऐसे हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक का एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हम लोग जो है साथ मिल के जो है तैयारी करेंगे, और आपको सारी पीडीएफ फाइल जो है आपको वहीं से मिल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये क्लास 6 का जो है चैप्टर 1 है, सौरमंडल में पृथ्वी। और यहाँ पे जो है आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको हम लोग एक एक लाइन डिस्कस करते हैं, एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का एमसीक्यू का है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास ज्योग्राफी का है, क्लास 6 का चैप्टर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है, बुध का, शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का, ठीक है। तो याद रखिएगा किसको हम लोग कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी को जो है ना शुक्र का जो है जुड़वा ग्रह माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है। जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं 365 या 255। तो याद रखिएगा 255 दिन में करता है। 365 दिन में कौन करता है, तो ये आपका पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर जो है 365 दिन में करता है, ठीक है। अब एक बात आप याद रखिएगा, परिक्रमण और घूर्णन मतलब क्या होता है। जैसे परिक्रमण जो है ये आपका पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमण करता है, और इसी के कारण जो है ना आपका क्या होता है, ये जो मौसम चेंज होता है ना, कभी मौसम चेंज होता है, कभी ठंड होती है, फिर बरसात होती है, गर्मी होती है, ये इसी के कारण होता है। तो या इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे रात और दिन जो होती है, रात और दिन क्यों होता है, तो रात और दिन जो होता है ना घूर्णन के कारण होता है, जिसमें पृथ्वी जो है ना अपना ही अक्ष में जो रहता है वो घूमता है, तो
उसके कारण जो होता है रात और दिन होता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए कितना वक्त लगता है, तो 24 घंटा का वक्त लगता है। कितना लगता है, 24 घंटा का वक्त लगता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक साल में 365 दिन में ये जो है आपका पृथ्वी जो है सूर्य को चारों ओर घूमता है। तो ये 365 दिन 4 घंटा होता है, ठीक है। 365 दिन और 4 घंटा, तो ये 4 घंटा को जोड़ते नहीं है, यही 4 घंटा को जो है जोड़ के 6 घंटा, और यही 6 घंटा को जोड़ के जो है हम लोग आपका 4 साल के बाद जो है 366 दिन आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो इसी के कारण जो है 366 जो दिन जो रहता है 4 साल के बाद आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है, 30 से अधिक होती है, 25 होती है, 16 होता है, या 27 होता है। तो याद रखिएगा, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो होता है 30 से अधिक होता है। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं चैप्टर में। नेक्स्ट है सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है, 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर, थोड़ा सा किलो बोल दिए, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सूर्य की पृथ्वी से लगभग जो दूरी है ये 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य एक डैश है। सूर्य क्या है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो ये आपको भी पता होगा कि सूर्य जो है एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह होता है, ग्रह होता है, उल्का पिंड होता है, उल्काएँ होता है। तो देखिए जो मानव निर्मित उपग्रह होता है उसको हम लोग कृत्रिम पिंड कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कृत्रिम पिंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल भाग है, किसका भाग है, नक्षत्र मंडल का है, ग्लोब का है, मिल्की वेव का है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये किसका है, मिल्की वेव का है, ठीक है। तो ये हमारा सौरमंडल जो है मिल्की वेव का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है, बुध है आपका, फिर शनि है, यूरेनस है, मंगल है। तो याद रखिएगा शनि के बाद सबसे ज़्यादा जो है ये आपका यूरेनस के पास जो रहता है उपग्रह रहता है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास होता है, तो याद रखिएगा यूरेनस के पास। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है, 27 दिन में, 365 या 21 दिन में। तो याद रखिएगा कितने दिन में करता है, 27 दिन में करता है। चंद्रमा जो है ना ये पृथ्वी का एक चक्कर जो है पूरे 27 दिन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आंसर इसका ये होगा कि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने का समय जो है लगभग बराबर है, ठीक है। आंसर आपका क्या रहेगा, ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है, मंगल है, बुध है, या चंद्रमा है, या उपयुक्त सभी है। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो चंद्रमा जो है ये आपका पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट है किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, शुक्र पे, बुध पे, मंगल पे, पृथ्वी पे। तो आपको पता है कि आप पृथ्वी पे है तो पृथ्वी जो रहेगा पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य से के दूरी के हिसाब में से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, चौथा है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है। तो याद रखिएगा तीसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मंडल का, सौरमंडल का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा किसका निर्माण करती है, तो ब्रह्मंडल का करती है, ठीक है। ब्रह्मंडल का करती है, लाखों आकाश गंगाएं जो है मिलके ब्रह्मंडल का जो है निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य ग्रहों की अतिरिक्त और अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, निहारिका कहते हैं, या मंदाकिनी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त जो है यानी ये जो आपका 9 ग्रह है ना उसके अलावा भी जो है छोटे छोटे पिंड जो रहता है वो सूर्य के चारों ओर जो रहता है चक्कर लगाते रहता है, इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है, आधी, 3/4, 2/3, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 2/3 जो रहता है ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट है सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो ये कौन सा है, मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, वित्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, या दीर्घ वृत्ताकार
पे या कोई नहीं, तो याद रखिएगा दृग्विताकार पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, दक्षिण का या आपका पूर्व या पश्चिम का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे दक्षिण है, यहाँ पे उत्तर हम लोग मान लेते हैं, जैसे पूरा पश्चिम उत्तर नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव तारे से जो है हमें उत्तर दिशा का पता लगता है। किसका पता लगता है, उत्तर दिशा का पता लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7 तारों का समूह क्या कहलाता है, स्मॉल बियर, सप्तऋषि या ए बी दोनों या ए बी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ये दोनों को जो है हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल में क्या शामिल है, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड, उपयोग सभी। तो आंसर डी हो जाएगा, ये सभी जो है आपका सौरमंडल का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है। तो याद रखिएगा बुध जो है ये आपका सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है, शुक्र ग्रह स्थित है, उपग्रह स्थित है, चंद्रमा स्थित है या आपका सूर्य स्थित है। तो याद रखिएगा सूर्य स्थित है, ठीक है। सौरमंडल के केंद्र में जो है आपका सूर्य स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3,84,400, ठीक है, यानी 3,84,400 किलोमीटर जो है आपकी दूरी होती है। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी जो है आपका इतना होता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग 3.8 जो है 10⁸ 8 किलोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि, आकाशगंगा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, आकाशगंगा। यानी लाखों तारों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है, 5 मिनट लगता है, 7 मिनट लगता है, ये आपका तो याद रखिएगा 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग जस्ट इसको डिस्कस किए थे कि शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बुध और मंगल या सूर्य और बुध। तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच की में जो है ये आपका शुक्र ग्रह जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है, पूर्णिमा को, अमावस्या को, त्रयोदशी को या कोई नहीं। तो ये आपको भी पता होगा कि चंद्रमा जो है पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है, पूर्णिमा को, अमावस्या को, त्रयोदशी को। तो ये आपका अमावस्या को जो है चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य क्या है, तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सूर्य जो है एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि हमारे सौरमंडल में पूरे 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल कितनी है आपका। तो प्रकाश की चाल जो है आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इसकी आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला ही आंसर जो रहेगा ये इतना किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की चाल जो है इतना किलोमीटर आपका प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, मंगल है, चंद्रमा है और सूर्य है। तो ये आपको पता है कि पृथ्वी का एक ही जो है प्राकृतिक ग्रह है और ये प्राकृतिक उपग्रह है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु है या पुच्छल तारा। तो अभी हम लोग देखें ना कि आपका पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, एक उपग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू था उसको तो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो है चैप्टर को भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।